अपने परिवार के खत्म हो जाने के बाद एक 6 साल का छोटा बच्चा एक सैनिक की मदद से बच जाता है और फिर शुरू होती है उसकी कहानी रूस के सबसे कम उम्र के हीरो बनने की। आज हम 2019 में आई फिल्म सोल्जर बॉय की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। हम पहुंच चुके हैं 1940 के दशक में, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। छोटा अलिश्काव एक पेड़ की टहनी पर लटका हुआ, वहीं उसकी मां नदी किनारे कपड़े धो रही है और उसका बड़ा भाई पेटिया रात के खाने के लिए मछलियां पकड़ रहा है। अचानक से आसमान में एक विमान आता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। मां घबराकर बच्चों से कहती है कि छिप जाओ, लेकिन सीरियसली यानी ये छोटा बच्चा अपनी ताकतवर गुलेल से उस हवाई जहाज को गिराने की कोशिश करता है। रात के सन्नाटे में दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। लड़का सोचता है कि उसकी मां वापस आ गई और वो दौड़कर दरवाजा खोल देता है, लेकिन वहां खड़ी होती है उसकी चाची। अनीसिया बताती है कि उसकी मां और भाई मारे जा चुके हैं। वो कहती है कि अगर जर्मन सैनिकों को पता चल गया कि सीरियसली उसका भांजा है तो वो उसे भी मार देंगे। लेकिन इससे पहले कि वे निकल पाते, जर्मन सिपाही घर पर हमला कर देते हैं। अनीसिया खिड़की के रास्ते सीरियसली को भागने में मदद करती है, लेकिन खुद गोली लगने से वहीं गिर जाती है। डरा सहमा लड़का जंगल की ओर भागता है और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भटकता है। कई घंटे बीत जाते हैं और सीरियसली नदी किनारे पानी पीते हुए खुद से जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां कुछ सैनिक आ पहुंचते हैं, जिससे वो और डर जाता है और जल्दी से पास के एक बड़े पेड़ की जड़ों के बीच छिप जाता है। पर तभी उसके बगल में एक सांप रेंगता हुआ आता है। छोटा सा लड़का डर से कांप जाता है, लेकिन जान बचाने के लिए आवाज तक नहीं निकालता। भूख से बेहाल होकर वो सैनिकों द्वारा छोड़े गए एक डिब्बे से कुछ खाने की कोशिश करता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब लड़का इतना कमजोर हो चुका है कि मुश्किल से चल पा रहा है। लेकिन तभी वहां बमबारी शुरू हो जाती है और सीरियसली को जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। लड़का पूरी तरह थक चुका है, मगर आसरा ढूंढने की ताकत नहीं बची। उसे 2 रूसी सैनिक मिलते हैं, जो उसे उठाकर अपने कैंप में ले जाते हैं। वहां कमांडर कुजनेत्सोव उस बच्चे का स्वागत करता है और अपने आदमियों से कहता है कि इसे खाना दो और इसका ध्यान रखो। अब लड़के का नया नाम रखा जाता है सर्गेई। कुछ घंटे बाद सारे सैनिक अपने परिवारों की बातें कर रहे होते हैं, ताकि लड़ाई से पहले मन थोड़ा हल्का हो जाए। धीरे धीरे सर्गेई सबके बीच घुलने मिलने लगता है और सबका चहेता बन जाता है। एक दिन जब सब तंबू में बैठे होते हैं, एक सैनिक कात्या को बुलाता है। बाहर आकर वो देखती है कि एक बकरी खड़ी है। सब हैरान हैं कि इतनी दूर और खतरनाक जगह पर ये बकरी आई कैसे, लेकिन खुश भी हैं क्योंकि अब अगले कुछ दिनों तक उन्हें दूध और पनीर मिलेगा। थोड़ी देर बाद कमांडर कुजनेत्सोव वहां आता है और सर्गेई को देखकर मुस्कुराता है। उसे राहत होती है कि बच्चा पहले से बेहतर लग रहा है। सर्गेई बताता है कि उसे एक बड़ी सुई वाला इंजेक्शन लगाया गया था, जो बहुत दर्दनाक था। वो कहता है कि पहले तो उसका मन भाग जाने का था। सर्गेई कमांडर से उसकी पिस्तौल देखने की जिद करता है और कुजनेत्सोव उसे दे देता है। कुछ पल बाद वो हथियार वापस ले लेता है, क्योंकि बच्चा अभी इतना छोटा है कि ऐसे हथियारों की असली समझ नहीं रखता। लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत सर्गेई अपने पेट पर बनाई हुई टैंक की तस्वीर दिखाता है, जैसे वो पहले से ही सैनिक बनने का सपना जी रहा हो। फिर वह कुजनेत्सोव से पूछता है कि क्या उसके पास कोई विमान है। जब ये पता चलता है कि उस आदमी के पास कभी कोई हवाई जहाज नहीं था, तो सर्गेई अपने घायल हाथ को लपेटने वाले बैंड पर एक चित्र बनाने का फैसला करता है। जब कमांडर तंबू से बाहर चला जाता है, तो कात्या हिम्मत जुटाकर लड़के के बारे में उससे बात करती है। नर्स उससे कहती है कि लड़के को उनके साथ रहने दिया जाए, लेकिन कुजनेत्सोव तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि युद्ध के बीच कोई बच्चा यहाँ नहीं रह सकता और बताता है कि वो उसे एक अनाथालय भेज देगा। कुछ देर बाद कुछ सैनिक सर्गेई से मिलने आते हैं और लड़का पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करता है। वो बहुत खुश होता है। उधर कात्या सर्गेई के बारे में सोचते नहीं रुकती। वो कहती है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था, उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया था, जैसे किसी माँ के दिल में होता है। वो मानती है कि वो नहीं चाहती कि लड़का युद्ध के बीच फंसा रहे, लेकिन एक सुरक्षित माहौल में उसका सबसे बड़ा डर यही है कि कमांडर उसे कहीं और भेज देगा, क्योंकि तब शायद वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। अगली सुबह इगोर कुजनेत्सोव से बात करने आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि लड़के को यहीं कैंप में रहने दे, क्योंकि सभी सैनिक उससे जुड़ गए हैं। वो कहता है कि जब उन्होंने सर्गेई को देखा तो उनके दिलों में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई।
क्योंकि वही बच्चे तो हैं जिनके भविष्य के लिए ये सब लोग लड़ रहे हैं। लेकिन कमांडर फिर भी कहता है कि युद्ध के मैदान में बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी वो मानता है कि वो खुद भी उस लड़के से लगाव महसूस करने लगा है, लेकिन उसे उसके लिए सबसे अच्छा करना होगा। आखिर में कुज़नेत्सोव कहता है कि उसने पहले ही अनाथालय के कागजात पर साइन कर दिए हैं। युद्ध के मैदान में कात्या एक घायल आदमी की जान बचाने में लगी होती है। जब लड़ाई खत्म होती है तो वो लोग वापस कैंप लौटते हैं। वहां अनाथालय का डायरेक्टर सर्गेई को लेने के लिए मौजूद होता है। जब तक वो लोग लड़के को अलविदा कहते हैं, डायरेक्टर गाड़ी में इंतजार करता है। कात्या बहुत उदास होती है और अलविदा कहे बिना ही जाने का फैसला करती है। कुज़नेत्सोव सर्गेई को अपने पास बिठाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, लड़का रोने लगता है और उससे गले लगा लेता है। वो कहता है कि वो कमांडर का इंतजार कर रहा था और डर रहा था कि शायद उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। उस वक्त कुज़नेत्सोव उसे लकड़ी से बना हुआ एक छोटा हथियार देता है और मुस्कुराकर पूछता है कि क्या लड़का उसका बेटा बनना चाहेगा। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। कुज़नेत्सोव वहीं उसी पल उन अनाथालय के दस्तावेजों को फाड़ देता है। अब अगली सुबह सर्गेई के लिए एक नई चुनौती तैयार थी। फिर वो उसे एक नई वर्दी देता है। सर्गेई खुशी से उछल पड़ता है और तैयार होने के लिए दौड़ता है, लेकिन उससे पहले वो पूछता है कि उसके नए पिता के चेहरे पर वो स्टिकर क्यों चिपका है। कुज़नेत्सोव हंसते हुए कहता है कि शेविंग करते वक्त गलती से खुद को काट लिया था। 45 सेकंड गिनने के लिए कमांडर एक माचिस जलाता है और कहता है कि लकड़ी के पूरी तरह जलने से पहले सर्गेई को तैयार रहना होगा। कुछ माचिस की तीलियां जलने के बाद दोनों तंबू से बाहर निकलते हैं। सर्गेई अपने साथियों को अपनी नई वर्दी दिखाने के लिए बहुत उत्साहित होता है, लेकिन उसी समय अचानक से हमला हो जाता है। कमांडर तुरंत अपने बेटे की रक्षा के लिए दौड़ पड़ता है। वो अपने एक आदमी को आदेश देता है कि बच्चे को शेल्टर में ले जाओ। उसे वहां उसके परिवार के भेजे गए कुछ पत्र मिलते हैं, लेकिन लड़का अभी पढ़ नहीं पाता, इसलिए बेचारा खुद से ही कुछ अच्छी बातें गढ़कर पढ़ने लगता है ताकि मन खुश रहे। बाहर बम बरसते रहते हैं, तो सबका मन बहलाने के लिए सर्गेई अपने साथियों के लिए गाना गाने की पेशकश करता है। सभी सैनिकों की आंखें नम हो जाती हैं। उन अंधेरे घंटों के बाद सर्गेई कात्या की गोद में सिर रखकर झपकी लेता है। थोड़ी देर में उसका पिता यानी कमांडर वहां आता है और महिला के पास बैठ जाता है। वो कहता है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन तभी सर्गेई जाग जाता है और उसकी सारी योजना बिगाड़ देता है। दो सैनिक सर्गेई को शेविंग करते हुए देख लेते हैं और मजाक में पूछते हैं कि क्या वो किसी डेट के लिए तैयार हो रहा है। लड़का मुस्कुराकर कहता है कि नहीं, क्योंकि असली सैनिक डेट पर नहीं जाते। बाद में वो कमांडर के पास जाता है और रिपोर्ट करता है कि सब काम पूरा हो गया है। कुज़नेत्सोव उसे एक नया काम देता है। अपने बेटे से कहता है कि ट्रक से आए पत्रों को उठाकर सैनिकों में बांट दो। सभी सैनिक अपने घरवालों से मिले पत्र पाकर नाचने लगते हैं और सर्गेई को अपना काम और भी अच्छा लगने लगता है। दिन के आखिर में सर्गेई अपने छद्म सूट पहनकर कैंप के चारों ओर घूमने निकलता है। तभी उसकी दूरबीन में कुछ दिखता है। उसे एक जोड़ी जूते दिखाई देते हैं जो किसी छिपी जगह में सरकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो तुरंत वापस कैंप की ओर भागता है और अपने साथियों को बुलाता है। कुछ गोलियों का आदान प्रदान करने के बाद वे उन लोगों को पकड़ने में कामयाब होते हैं और सर्गेई वापस शिविर में लौट आता है। इस बीच कमांडर कुज़नेत्सोव को अपने एक आदमी से पता चलता है कि आधिकारिक तौर पर अब सर्गेई का भी एक परिवार होगा। यह सुनकर सर्गेई बहुत खुश होता है और अपने पिता से कहता है कि कट्या को यह खबर जरूर बताएं। लड़का बताता है कि उसने एक बार कट्या को रोते हुए देखा था जब कुज़नेत्सोव लड़ाई में घायल हुआ था। ये सुनकर कमांडर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी सर्गेई के साथ जाने का फैसला करता है। उधर कट्या नदी के किनारे खुद को धो रही थी। तभी एक सैनिक चुपके से आता है और उसका कोट ले जाता है। फिर वो आदमी उसे बुलाता है और फूलों का एक गुलदस्ता देता है जो उसने खुद चुना था। कट्या साफ तौर पर असहज महसूस करती है और अपना कोट वापस लेने की कोशिश करती है। तभी सर्गेई और उसके पिता वहां पहुंचते हैं। कुज़नेत्सोव तुरंत स्थिति को समझ जाता है और सर्गेई को पीछे खींच लेता है, लेकिन लड़का खुद को छुड़ाकर कट्या की तरफ दौड़ जाता है। फिर अपने पिता को पुकारता है, मगर वो आदमी शर्म से पहले ही जा चुका होता है। लेकिन लड़का फिर भी मदद करने का निश्चय करता है। वो अपने पिता और सैनिकों को यह बात करते हुए सुनता है कि एक तार टूट गया है और उसे ठीक करने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया है। सर्गेई चुपके से उनके पीछे निकल पड़ता है, जमीन पर रेंगते हुए ताकि दुश्मनों की नजर में ना आए। वो एक घायल सैनिक को पाता है और उससे पूछता है कि तार को कैसे जोड़ा जाए। सैनिक उसे बताता है कि दोनों छोरों को जोड़ दो, और सर्गेई वैसा ही करता है, जिससे कनेक्शन वापस आ जाता है। अब कमांडर सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल कर सकता है। सर्गेई का यह बहादुरी भरा कदम सैकड़ों लोगों की जान बचा देता है। अब लड़का एक नई योजना बनाता है।
उसका अगला मिशन है कट्या और अपने पिता को एक साथ लाना, क्योंकि उसे लग चुका है कि दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं। इसके लिए सर्गेई दौड़कर कट्या के पास जाता है और कहता है कि कमांडर बीमार है। यह सुनकर कट्या तुरंत उठ खड़ी होती है, लेकिन कुज़नेत्सोव हैरान होकर कहता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। नर्स बताती है कि क्या हुआ, और उसी पल कुज़नेत्सोव अपने बेटे की शरारत समझ जाता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कट्या शर्म से वहां से चली जाती है। कमांडर ये मौका गंवाना नहीं चाहता, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। उधर सर्गेई एक पेड़ पर चढ़ जाता है और दूरबीन से पूरे कैंप को देखता है। तभी वो देखता है कि कुछ बचाव कुत्ते वहां पहुंच रहे हैं। वो दौड़कर उनके पास जाता है। कुछ देर बाद वो उनसे टहलने की इजाजत मांगता है और एक पहिएदार स्ट्रेचर पर बैठ जाता है जिसे कुत्ते खींच रहे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रास्ते में कुत्तों को एक बिल्ली दिखाई देती है और वे उसका पीछा करने लगते हैं। अब अगर वे ऐसे ही भागते रहे तो सीधा एक बारूदी सुरंग से टकरा जाएंगे और सर्गेई की जान खतरे में पड़ जाएगी। बाद में कमांडर कहानी में एक ट्विस्ट डालता है। वो कहता है कि सर्गेई उस महिला से बहुत प्यार करता है। फिर वो कट्या से पूछता है कि क्या वो सर्गेई की मां बनना चाहेगी, लेकिन कट्या के जवाब देने से पहले एक सैनिक आता है और कमांडर को एक पत्र थमाता है। ये उच्च कमान का आदेश होता है। अगले दिन सेना आगे बढ़ने की तैयारी करती है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक किसान के घर पर रुकते हैं। खाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक जर्मन बम उस घर पर गिरा था और अब भी वहां पड़ा है। वो छत फोड़कर फर्श में धंसा हुआ है, लेकिन सौभाग्य से फटा नहीं। सैनिक मिलकर उस बम को सुरक्षित तरीके से हटाने में मदद करते हैं। उसके बाद वे फिर आगे बढ़ते हैं। सर्गेई रेजो और उसके पिता के साथ यात्रा करता है। तभी अचानक जिस ट्रक में वे सवार थे वो विस्फोट हो जाता है। सब कुछ हिल जाता है। बटालियन को तुरंत अलर्ट किया जाता है। सर्गेई को कमांडर के आदेश पर सैनिकों की वर्दी जांचने का काम दिया जाता है। वो एक अधिकारी की मदद से सभी सैनिकों के जूते और यूनिफॉर्म की जांच करता है और जिनकी वर्दी फटी हुई होती है उनके नाम लिखता है। रात होते होते सर्गेई रिपोर्ट लेकर जनरल के दफ्तर पहुंचता है। अगले दिन वो और उसके पिता जंगल से गुजरते हैं और आगामी पुरस्कार समारोह की चर्चा करते हैं। गार्ड प्रतीक चिन्ह एक खास बैज होता है जो देश की रक्षा में जान जोखिम में डालने वालों को दिया जाता है। इसका मतलब था कि सर्गेई को भी अब यह सम्मान मिलने वाला है। अचानक बम गिरता है और कुज़नेत्सोव मलबे में दब जाता है। सर्गेई पूरी कोशिश करता है उसे निकालने की, लेकिन अकेले उसके बस की बात नहीं होती। साथियों की मदद से अंत में उसे बाहर निकाला जाता है। कमांडर बुरी तरह घायल होता है मगर बच जाता है। कुछ महीनों बाद वो फिर ठीक होकर अपने साथियों के साथ मार्च करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले साल यानी 1943 में सर्गेई को आधिकारिक तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे कम उम्र का सैनिक घोषित किया जाता है और उसे सम्मान पदक प्रदान किया जाता है।